हनुमान बेनीवाल जी का जो विचार है वो विचार ये है कि टोल मुक्त राजस्थान, किसानों को फ्री बिजली, संपूर्ण कर्जा माफी, बेरोजगारों को रोजगार, ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। शेखावाटी की जमीन में इतनी उपजाऊपन है, शेखावाटी की जमीन में इतना पावर है, पूरे भारत को खाना खिला सकती है। रामगढ़ में 35 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, सरवण जी ने मुख्यमंत्री तो लेकर आए यहाँ। आना और वहाँ बड़ी घोषणा करना दोनों चीजें अलग है। आने को तो कोई भी आ सकता है। तो वो कम से कम गांव के लोगों को कहते तो थे कि मैं नहर लाऊंगा। आज के प्रत्याशी मान लो चाहे विधायक मान लो, ये दोनों ही व्यक्ति, दोनों रूलिंग पार्टी जो आज की है पिछली है, दोनों ही पार्टियों ने, उनके प्रत्याशियों ने ऐसी कोई भी बात जनता के अंदर नहीं कही कि मैं ये काम करूंगा। आज मारवाड़ हमसे 30 साल आगे है, आप कल्पना नहीं करोगे। हमारी सड़कें हैं वो 12-12 फुट की हैं। खींवसर, नागौर, मारवाड़, जोधपुर, तमाम इलाके की जो सड़कें हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं तो कल्पना और मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, हमसे वो इलाके आज आगे चले गए। कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों ही सरकारों ने क्या किया, गांव-गांव में जो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है वो सुधारने की बजाय गांव-गांव में शराब के ठेके खोले और हमारे नौजवानों को मजबूरन शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगने के लिए मजबूर कर दिया। बाहर अपना खुद का क्लिनिक और समय से पहले धानुका अस्पताल से निकल जाते हैं। प्राइवेट यहाँ पर एजुकेशन माफिया खड़ा हो गया, वहाँ पर चिकित्सा माफिया खड़ा हो गया, यहाँ जो डॉक्टर हैं पर्सनल हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। किसान, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखता हो, वो नौजवान जो भगत सिंह के विचारों में अपनी सोच रखता हो, हनुमान बेनीवाल जी के विचारों में अपनी सोच रखता हो, उस व्यक्ति को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने को हम शेखावाटी में कह ले, लेकिन फतेहपुर के गाँव ढाणियाँ आज भी 50 साल पीछे। आज़ादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी फतेहपुर हेडक्वार्टर पर सरकारी कॉलेज ये लोग नहीं ला पाए, जो पिछले 30 साल से लगातार फतेहपुर का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने आप को जनता का प्रतिनिधि भी बताते हैं और लगातार यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। उडेरा सबसे जो पंचायत थी और उसको पंचायत हेडक्वार्टर चेंज करके बगल के गांव में डालना, ये गांव के लोगों के साथ अन्याय है, सरासर ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ है युवा नेता मनोज बड़जात्या जो आरएलपी से हैं और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा का झंडा लेकर फतेहपुर के गांव ढाणियों में फिरते रहते हैं और घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो सोचा है क्यों ना मनोज से बात की जाए कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को लेकर फतेहपुर में क्या नई रणनीति रहने वाली है। और साथ में खटखट साहब भी हैं जो भी हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को लेकर फतेहपुर में रहते हैं घूमते हुए और लोगों से बातचीत करते हैं। जहां भी हनुमान बेनीवाल की बात आती है तो सबसे पहले आगे दिखाई अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल धरना प्रदर्शन करते हैं वैसे ही हनुमान बेनीवाल के सिपाही बनकर फतेहपुर में मनोज सबसे पहले दिखाई देते हैं। आज बात करेंगे उन सबके बारे में और फतेहपुर में विकास के कार्यों के बारे में, क्योंकि युवा हैं, एक भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले हैं और शिक्षा को लेकर भी बातचीत करते हैं मनोज कई बार, तो बात करेंगे। राम राम मनोज भाई। नमस्ते मनोज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल के सिपाही के नाते आप फतेहपुर में घूमते रहते हैं, क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के झंडे को बुलंद करने के लिए आप क्या रणनीति रखेंगे? देखिए अभिषेक भाई, हम 2018 29 अक्टूबर को इस पार्टी का गठन हुआ था जयपुर के उस विशाल बीटी ग्राउंड में लाखों की तादाद में, और हम लगातार पिछली 10-11-12 साल हो गए लगातार हनुमान जी बेनीवाल के रीति नीति और उनके विचार, उनके लड़ने का जो तरीका है उसको हम पसंद करते हैं। और उनका जो विज़न है उस विज़न को देखते हुए हमने हनुमान जी बेनीवाल को ज्वाइन करने का सोचा और पार्टी के गठन से पहले से ही हम लगातार उनके आंदोलनों में सक्रिय भूमिका के साथ हमेशा उनके साथ रहे हैं और आगे भी हमारा मकसद यही है कि उनको हम लगातार कंधे उनके मजबूत रखें ताकि आने वाले समय में किसान राजनीति मजबूत हो और किसान के बेटे जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, आज बेरोजगारी की राह पर डोल रहे हैं और नशे की गर्त में जा रहा है नौजवान, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि प्रदेश की किसान कौम, 36 कौम को हनुमान बेनीवाल जी के कंधों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश में आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इस मकसद से हम लगातार चले हुए हैं। और फतेहपुर में मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ लगातार हम सक्रिय हैं। अभी SIR का कार्य संपादन हुआ है, इसमें भी लगातार BLA की नियुक्ति हम कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी आने वाले 2 महीने बाद पंचायती राज के जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज चुनाव में भी हम पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पंचायत समिति और जिला परिषद इन दोनों ही चुनाव में और साथ में नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव में
पूरी भागीदारी के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की निशान बोतल को मजबूत करने का काम करेंगे और यहाँ प्रत्याशियों को उतारने का काम करेंगे। जो मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसका साथ देंगे और उसको यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। और वो व्यक्ति जो गरीब, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखता हो, वो नौजवान जो भगत सिंह के विचारों में अपनी सोच रखता हो, हनुमान बेनीवाल जी के विचारों में अपनी सोच रखता हो, उस व्यक्ति को हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके का प्रयास जारी रहेगा। कहा कि पंचायती राज के चुनाव में हम उतरेंगे। अभी फिलहाल पंचायत के चुनावों को से पहले प्री सीमन हुए पंचायतों के। कई ऐसी पंचायतें जिनको इधर से उठाकर उधर फेंक दिया, उधर से उठाकर इधर फेंक दिया, और वार्डों की बात करें, कोई वार्ड छोटा कर दिया, कोई बड़ा कर दिया। इनके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की जो पूरी जो रूपरेखा है वो भाजपा नेता श्रवण चौधरी के द्वारा की गई थी। जो राज होता है अभिषेक भाई, जो राज होता है, जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी भूमिका निश्चित तौर पर होती है। आज ये जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जो ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, ये प्रत्याशी हैं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज इनकी जगह रूलिंग पार्टी दूसरी होती, कांग्रेस होती, तो वो भी अपने तरीके से काम करते। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, जैसे एक गाँव की सीमा पंचायत हेडक्वार्टर से नज़दीकी पंचायत हेडक्वार्टर जो है उसके दरमियान होना चाहिए और उससे 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर उसको अगर पंचायत तक का है, 22 किलोमीटर दिनारपुरा गांव उसके बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर किसी पंचायत गांव के किसी भी गांव को उसके पंचायत हेडक्वार्टर से दूरी ज़्यादा अपन दे देते हैं तो ये गलत है, गांव के नौजवानों, गांव के लोगों के साथ भी और किसी भी गांव के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में राजनीतिक चीज़ें भी भूमिका अदा करते हैं और मैं ये मानता हूँ कि इसमें बिना ज़मीनी स्तर पर, और मुझे ये लगता है कि सही तरीके से कुछ चीज़ें नहीं हुई है। बाकी परिसीमन तो होना ही है, परिसीमन तो होना ही था और हुआ है। और कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्तिगत टीस भी निकाली गई हो नेताओं के द्वारा किसी को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक बैकग्राउंड से? जैसे आपके नज़दीकी पंचायत है रोसावा, रोसावा पंचायत में सबसे बड़ा जो गांव था मेरा गांव थेतलिया था और थेतलिया गांव आज, और मेरे से छोटा गांव था रोसावा, वो रोसावा गांव पंचायत हेडक्वार्टर था। तो आप एक मुझे बात बताइए, पंचायत हेडक्वार्टर तो थेतलिया होना चाहिए था, लेकिन उस दरमियान की राजनीति, उस समय की राजनीति ने ये निर्धारित कर दिया कि रोसावा ग्राम पंचायत होना चाहिए, बल्कि पंचायत मेरा गाँव होना चाहिए। आज मेरा गांव पंचायत बना है, क्राइटेरिया के अंदर थेतलिया सबसे ऊपर आया और पंचायत बना और बनानी ही पड़ी, क्योंकि अगर थेतलिया पंचायत नहीं बनता तो ये सारी चीज़ें सिरे से खारिज हो जाती है और क्राइटेरिया में थेतलिया सबसे ऊपर आता है। अब रही बात दिनारपुरा की, तो दिनारपुरा में कुछ राजनीतिक चीज़ें घटित हुई हैं, चाहे वो कुटरचित तरीके से हुई हो या कुछ गलत हुई हो। गाँव के लोग भी नाराज़ हैं, उडेरा के गाँव के लोग भी नाराज़ हैं, एक स्वामी के डाणी के गांव के लोग भी नाराज़ हुए हैं। ऐसे कुछ चीज़ें तो नाराज़गी तो होती हैं और ये नहीं होनी चाहिए। किसी गांव को दूर उसका मुख्यालय डालना ये गलत है सरासर, मैं ये मानता हूँ। किस कारण हुआ है? सुना है मैंने तो राजेंद्र राठौड़ साहब की भी यहाँ बहुत चली है फतेहपुर में। इस बारे में मैं तो क्या कह सकता हूँ, किसने अपनी चलाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परिसीमन पूरे राजस्थान भर में हुआ है, नई पंचायतें बनी है, बड़ी पंचायतें थी उनको तोड़। पहली बार ऐसा हुआ है जब तक गठन हुए हैं, हुडेरा पंचायत को जो मुख्यालय था उसको हटाकर शेखकेसर में बना दिया। हाँ, ये गलत हुआ है। उडेरा पंचायत क्राइटेरिया में नहीं होता है। बिल्कुल। मैं जब से देख रहा हूँ, हम तो 25-30 साल के नौजवान हैं और ये 60 साल से पंचायत है उडेरा, लगातार। खुद की पंचायत थी पहले? आपकी खुद की पंचायत थी, आपका गांव भी नज़दीकी है, तो उडेरा सबसे जो पंचायत थी, अब उसको पंचायत हेडक्वार्टर चेंज करके बगल के गांव में डालना, ये गांव के लोगों के साथ अन्याय है सरासर। ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। और अपनी मनमानी करने के बजाय मुझे ये लगता है कि गांव के लोगों को सहभागिता के साथ, गांव के लोगों की कमेटी के साथ बैठाकर ये सारी चीज़ें निर्णय के साथ, सामंजस्य के साथ ये सारी चीज़ें गठित करनी चाहिए ताकि जनता के अंदर अच्छा संदेश जाए। मनमानी तरीके से काम करना ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा।
आप हनुमान बेनीवाल के सिपाही होने के नाते फतेहपुर में क्या क्या देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे अब तक डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि मैं भी जब से फतेहपुर में देखने लगा हूँ, मुझे ऐसी कोई इस विशेष चीज़ें दिखाई नहीं दी कि ये चीज़ें डेवलपमेंट में हुई है। सड़कें देखें तो वो आज भी वही हालात हैं, एजुकेशन का सिस्टम देखें, स्ट्रक्चर देखें तो आज भी वही हालात है। धानुका जो सरकारी हॉस्पिटल है, जब से देखते आ रहा हूँ वैसा का वैसा पड़ा है। उपजिला नाम बदल गया है, पहले अस्पताल था वो उपजिला अस्पताल हो गया है। देखिए अभिषेक भाई, आज़ादी के इन 8 दशकों में मैं सबसे बड़ी और विडंबनापूर्ण स्थिति आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि युवा हैं और कहते हैं कि जिधर जमाने चलती है उधर जमाना चलता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं ये कह रहा हूँ आज़ादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी फतेहपुर विधानसभा में, पूरी फतेहपुर तहसील में और पूरे 2 उपखंड है, रामगढ़ और फतेहपुर, इन दोनों उपखंड के 130 गांव हैं, शहर हैं, इन सारे गांवों की स्कूलों को आप नज़र लगाकर गड़ाकर देख लीजिए। किसी भी स्कूल में ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी कि ये स्कूल लायक है। आज़ादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी फतेहपुर हेडक्वार्टर पर सरकारी कॉलेज ये लोग नहीं ला पाए, जो पिछले 30 साल से लगातार फतेहपुर का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने आप को जनता का प्रतिनिधि भी बताते हैं और लगातार यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले अभिषेक भाई, अगर इस फतेहपुर में कॉलेज आती तो आज जो हमारे भाई गल्फ कंट्री के अंदर ड्राइवर हैं, तगारी ढो रहे हैं, ताबूक चिन रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, आज गल्फ कंट्री के अंदर हमारे नौजवानों को नहीं जाना होता। आज से 40 साल पहले कॉलेज आती तो हमारे बेटे भी, किसान के बेटे, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनते, सेना में अफसर बनते और उनके खुद के उद्योग धंधे होते, मजबूत होते। एजुकेशन का स्तर आज से हम 40 साल पीछे हैं। कहने को हम शेखावाटी में कह ले, लेकिन फतेहपुर के गांव ढाणियाँ आज भी 50 साल पीछे हैं। आज से 40 साल पहले कॉलेज आती तो आज हमारी शिक्षा का स्तर नहीं रहता। आज आपको गांव में देखने को क्या मिलेगा? इन 25 साल के दरमियान की जो सरकारें हैं, इन लोगों ने एक ही काम किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों ही सरकारों ने क्या किया, गांव-गांव में जो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है वो सुधारने की बजाय गांव-गांव में शराब के ठेके खोले और हमारे नौजवानों को मजबूरन शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपको शाम को देखोगे किसी भी ठेके के बाहर आपको लाइन लगती हुई मिल जाएगी और ये मैं सबसे बड़ी और विडंबनापूर्ण स्थिति मानता हूँ। आपको सरकारी स्कूल का जो ढांचा है वो सुधारना चाहिए। आज आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखो, हम हमारे बच्चों को हम ऐसी स्कूलों में क्यों डालेंगे जिसकी तरफ खिड़कियां टूटी हुई हो। आज भयंकर ठंड और कोहरे में आप स्कूलों की हालत देखो, खिड़कियां बंद नहीं है। हमारे बच्चों को हम कैसे बैठाएंगे? आप कल्पना कर लो, गांव का गरीब का बच्चा कैसे पढ़ाएगा वो? हनुमान बेनीवाल इसी चीज़ को तो लेकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं 20 साल से। इसी तरीके से हनुमान बेनीवाल जी का जो विचार है वो विचार ये है कि टोल मुक्त राजस्थान, किसानों को फ्री बिजली, संपूर्ण कर्जा माफी, बेरोजगारों को रोजगार, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं और इन सारी चीज़ों से फतेहपुर और पूरा राजस्थान वंचित है। और जो विकास का काम होना चाहिए, आज़ादी के इन 8 दशकों में फतेहपुर के अंदर ऐसा क्या हुआ? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए। इन 30 सालों के दरमियान एक पार्टी के यहाँ से विधायक रहे हैं, एक परिवार से यहाँ से विधायक रहे हैं। आकम अली ने क्या कुछ करवाया? नहीं, आकम अली मान लो या किसी विधायक ने मान लो, पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ। आकम अली तो 2018 के अंदर बना है और उससे पहले भी जितने विधायक रहे हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। 8 दशक और आज 80 सालों के अंदर जो नहर, गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह जी उस समय अगर नहर ला सकते थे सिंचाई के लिए, अगर शेखावाटी में आज से 30-40 साल पहले अगर सिंचाई के लिए पानी आता तो आज हमारी आर्थिक स्थिति ये नहीं होती। और मेरे जैसे नौजवान मान लो और गांव के अंदर जैसे नौजवान हैं, आज ये स्थिति नहीं होती। मेरा ये मानना है। टीले देख रहे हैं, ये रेगिस्तान के ये सूखे नहीं होते। शेखावाटी की धरती सोना उगल सकती है। शेखावाटी की जमीन में इतनी उपजाऊपन है, शेखावाटी की जमीन में इतना पावर है, पूरे भारत को खाना खिला सकती है। खाद्यान्न संकट से हम उभर सकते हैं। अगर सिंचाई का पानी आज से 40 साल पहले आ जाता तो आज ये हमारे हालात नहीं रहते। दर दर की ठोकरें खाने को नौजवान मजबूर नहीं होता। आज शराब के ठेकों के बाहर लाइन खड़ी रहती है। और फतेहपुर के अंदर आप जिस हाकम अली खान का नाम ले रहे हो, यहाँ से एमएलए हैं वो, और पिछली बार भी उनका शासन रहा था लगातार, वो 30 साल से एक ही परिवार से विधायक हैं। यहाँ माइनॉरिटी की वो वकालत करते हैं कि माइनॉरिटी के उनका वो जो भी रिजर्व है अपने आप में। मैं ये कहता हूँ माइनॉरिटी के नौजवानों को अगर आज गल्फ अरब कंट्री पर बैन लगा दिया जाए और बैन लगाने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर पूरे फतेहपुर में ठेलों की लाइन नहीं रुकेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ
ठेलों की लाइन नहीं रुकेगी। अगर गलत कंट्री बंद हो जाए तो सरकारों ने किया क्या है, यहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं है, स्कूलें हैं वो टूटी पड़ी हैं, सड़कें हैं वो बदहाल व्यवस्थाएं हैं। आप देखोगे नहीं, आज से मारवाड़ हमारे से 10 साल पहले 40 साल पीछे था और आज मारवाड़ हमसे 30 साल आगे है। आप कल्पना नहीं करोगे। हमारी सड़कें हैं वो 12-12 फुट की हैं। खींवसर, नागौर, मारवाड़, जोधपुर, तमाम इलाके की जो सड़कें हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं तो कल्पना और मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, हमसे वो इलाके आज आगे चले गए सिंचाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर। छतरिया बस स्टैंड नहीं बदला। नहीं, बहुत सारी विडंबना है। हर चीज के बारे में चर्चा कर लो, आप धानुका अस्पताल के बारे में चर्चा कर लो, आप देखोगे नहीं धानुका अस्पताल के डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर अपना प्राइवेट धंधे, बिल्कुल बाहर अपना खुद का क्लिनिक, और समय से पहले धानुका अस्पताल से निकल जाते हैं। प्राइवेट यहाँ पर एजुकेशन माफिया खड़ा हो गया, वहाँ पर चिकित्सा माफिया खड़ा हो गया, यहाँ जो डॉक्टर हैं पर्सनल हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं इनका एक इंटेंशन रहता है, जो प्राइवेट चिकित्सा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको बढ़ावा देना। सरकारी जो कहने को उपजिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको उपजिला अस्पताल बोला जाए। ट्रॉमा सेंटर के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत बदहाल काम है, कहने को कुछ भी कह लो। और इन पिछली जो रूलिंग पार्टी है उसने भी कहने को कुछ नहीं किया। अभी जो 2 साल का नई सरकार का टाइम हुआ है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम उसको गिना सके बहुत बड़ी बहादुरी का काम या बहुत बड़ा हम ये धन्यवाद दें कि ये सरकार ने ये काम कर दिया। सरवण जी ने एक जन समाधान यात्रा निकाली थी, क्या लगता है फतेहपुर में कोई समाधान हुआ? हाँ, अब सुनो, 2 साल पहले वो राजनीति में आए, हम तो 10 साल से घूम रहे हैं। अरे 2 साल से अब वो आए हैं। पहली बात तो उनको वो जो जनप्रतिनिधि का एज ए वो चाहते थे कि मैं यहाँ से विधायक बनूं, वो बने नहीं है, तो अभी उनको उनके बारे में क्या कहूँ। 2 बार सीएम साहब को लेकर आ गए यार, और क्या लेकर आएंगे? आज तक कोई मुख्यमंत्री आया नहीं, हारा हुआ प्रत्याशी यहाँ लेके आ गया। यहाँ चीफ मिनिस्टर लाना ले जाना ये एक अलग चीज है। सबसे बड़ी जो सौगात है, मैं आप रामगढ़ में 35 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, सरवण जी ने मुख्यमंत्री तो लेकर आए यहाँ। आना और वहाँ बड़ी घोषणा करना दोनों चीजें अलग है। आने को तो कोई भी आ सकता है, ये आने से इन सारी चीज़ों से अपन इन चीज़ों पर बात ना करें तो ही बेहतर है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। और फतेहपुर को तो मैंने आपको बता दिया, 80 सालों में बहुत बदहाल व्यवस्था है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि कहने को जनप्रतिनिधि है, सिर्फ आला कमान का थैला उठाने का काम करते हैं, चप्पल उठाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलते नहीं है। आज सिंचाई के पानी के लिए अगर ये MLA आज अगर ये यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के, अगर वो सरकार से मांग करें कि सिंचाई का पानी इस फतेहपुर विधानसभा में पूरी शेखावटी में आना चाहिए। शेखावटी नहर की कई बार घोषणाएं हो चुकी है, यमुना का समझौता हो चुका है हरियाणा के साथ। शेखावटी का पानी का समझौता हुआ है, यमुना नहर का भी समझौता हुआ है। यहाँ शीशराम जी ओड़ा कई बार MP रहे, शीशराम जी पानी लाते लाते चले गए। शीशराम जी ने क्या किया, यहाँ कई दफा यहाँ से वो MP चुन कर गए, और वो जब भी गाँव में आते थे तो वो गाँव के लोगों को ये कहते थे कि मैं नहर लाऊंगा। और मैं तो अच्छी बात मानता हूँ, वो कम से कम गाँव के लोगों को कहते तो थे कि मैं नहर लाऊंगा। आज के प्रत्याशी मान लो चाहे विधायक मान लो, ये दोनों ही व्यक्ति, दोनों रूलिंग पार्टी जो आज की है पिछली है, दोनों ही पार्टियों ने, उनके प्रत्याशियों ने ऐसी कोई भी बात जनता के अंदर नहीं कही कि मैं ये काम करूंगा। अपने हिम्मत से ये लोग एक भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकते या अपने विजन को नहीं बता सकते कि मैं ये काम करवा दूंगा, क्योंकि ये लोग अपनी मनमर्जी से चलने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ धोखा खाने वाले लोग हैं। और मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोई आदमी ये कहता है कि मैं धोखा के कुछ बड़ा कर जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच होता है, और जनता के लिए काम करने वाला आपसे भलीभांति आप जानते हो कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। क्या लग रहा है खटगड़े साहब, आप भी कई बार फतेहपुर में सक्रिय दिखाई देते हैं, युवा हैं, हनुमान बेनीवाल का झंडा लेकर आप फतेहपुर में घूमते हैं, क्या लग रहा है हनुमान बेनीवाल का क्या मंशा है यहाँ फतेहपुर में? हनुमान बेनीवाल जी की RLP पार्टी को जो फतेहपुर में मजबूत करने का जो काम कर रहा है, वो मनोज भाई है, हम हैं, जो और भी पार्टी के सिपाही हैं, वो पंचायत चुनाव में, अब जो सरपंच और पंचायत चुनाव आएंगे उसमें पता चलेगा कि RLP कितनी मजबूत है, कितनी। कुछ आदमी ऐसे बोलते हैं कि पार्टी का मतलब रेल रेगुलर के स्तर पर है, तो वो तो पंचायत चुनाव में पता चलेगा कि ठीक है RLP पार्टी कितनी मजबूत है, कितने लोग चुनाव लड़ेंगे। और कुछ ऐसी अभी पंचायत चुनाव की घोषणा होने बाद में ऐसी हवा उड़ रही है कि पंचायत समिति की, या मतलब जो पंचायत समिति की टिकट है, जिला परिषद की टिकट है, तो हनुमान जी फतेहपुर में नहीं बांटेंगे। वो तो समय आने पर तय कहेगा कि हनुमान जी किसको नहीं बांटेंगे, किसको बांटेंगे। टिकट तो जरूर बांटेगी, पर जो मजबूत कैंडिडेट है वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे या पार्टी को हमेशा के लिए हनुमान जी को फॉलो करके चलेंगे, उसको
टिकट सबको मिले। अच्छा, चेहरा कौन होगा फतेहपुर में अगर मान लो आरएलपी चुनाव लड़ती है तो 28? जो हनुमान जी तय करेंगे वो हमारे लिए सिरोधारी हैं, मान्य है। मैंने तो सुना है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके नजदीकी मित्र हैं वो भी अभी बीते दिनों हनुमान बेनीवाल के स्वागत में आए थे, कहीं गोवर्धन रुकन सर को तो ज्वाइन नहीं करवा रहे हो बीजेपी में? कार्यकर्ता के नाते और कार्यकर्ता की भूमिका में अगर कोई आदमी आना चाहता है तो पार्टी में स्वागत है। तो क्या कार्यकर्ता की भूमिका नाते नेता मानेंगे आरएलपी वाले गोवर्धन को? कार्यकर्ता के नाते मैं कहता हूं भजनलाल जी का भी स्वागत है। कार्यकर्ता के नाते यहाँ के चीफ मिनिस्टर का भी स्वागत है। कोई भी आदमी अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करे कार्यकर्ता के नाते, क्या पता और कार्यकर्ता बीते दिनों चर्चा थी गोवर्धन रुकन सर जैसे हनुमान बेनीवाल के स्वागत में आए फतेहपुर आए तब तो ऐसे लगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ आ सकते हैं। बीच में उनके बीच में मनमुटाव भी देखने को मिला था सरवण जी और उनके, क्या लग रहा है? अच्छी पार्टी है, सबको ज्वाइन करना चाहिए और हर वर्ग हर तबके के लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। जनता के अंदर भी संदेश है। आज गांव के अंदर आप जाओ तो लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी मजबूती के साथ चलो, हम हनुमान जी को तन मन धन से समर्थन करेंगे, ताकत देंगे, बशर्ते आप नौजवान कार्यकर्ता मजबूत हो। जी शुक्रिया। तो ये थे मनोज भाई सतपाल जी जो कि आरएलपी है वो मोजीज कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है मनोज भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि शेखावाटी में भी नहर आती तो इस ये जो मिट्टी है आप देख पा रहे हैं इसी मिट्टी में शायद सोना उगल सकता था जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन नेताओं ने सिर्फ वादे किए और आज भी ये मिट्टी रेगिस्तान के धोरों की तरह, जैसलमेर के धोरों की तरह ऐसे सूखी पड़ी है। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और नई ग्राउंड रिपोर्ट पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए और हमारे नंबर हैं वो आपको मैं कमेंट में भेज दूंगा। आपके पास जो भी अपडेट होती है नियर बाई की वो आप हमें शेयर कीजिएगा, हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।